हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं ईडम एंड फ्रेज इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला ईडम है कैरी द कोल टू न्यू कासल। बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब जो ये न्यू कासल है, ये इंग्लैंड में एक जगह है। एक समय पर इस जगह पर, इस सिटी में कोयला प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। तो उस टाइम की ये कहावत है कि अगर मान लो कोई न्यू कासल सिटी में आता है कहीं दूर से, तो अपने साथ अगर वो कोयले को भी बांध के लेके आ रहा है कि मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग मैं कोयला भी लेके चलूं अपने नए घर के लिए, तो वो एक तरह से क्या होगा, आपकी एनर्जी का भी लॉस है, आपके टाइम का भी, आपके समय का भी, यानी कि सब चीजों की मेहनत बेकार ही जाएगी, क्योंकि वहां पे तो पहले से ही प्रचुर मात्रा में कोयला है। तो कैरी द कोल टू न्यू कासल का मतलब हो गया कि उस मेहनत की कोई जरूरत नहीं थी, बेवजह की मेहनत की गई है। नेक्स्ट है कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन। बंदर के हाथ में नारियल, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य न समझे, ए राइट थिंग इन द रॉन्ग हैंड्स। कास्ट पर्स मीन्स आप कह सकते हो, पर्स होते हैं मोती, मोती देना स्वाइन सुअर को, यानी कि सुअर के सामने मोती देना। अब सुअर है और सुअर को मोती की कीमत नहीं पता, यानी कि स्वाइन को मोती की कीमत नहीं पता, तो किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज देना जो उसकी वैल्यू ही ना समझे। एक्चुअली ये जो ईडम है ये बाइबल से आया है। तो बाइबल में कहीं ये जिक्र किया गया है कि अगर हम कोई पवित्र चीज, जैसे कि किसी पवित्र चीज को हम किसी कुत्ते को दे दे, तो कुत्ते को उस पवित्र चीज की मतलब नहीं पता है, उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो उसी तरह से किसी सुअर के सामने मोती को रख देना या मोती उसके सामने गिरा देना, तो ये वही बात हो गई कि किसी ऐसे व्यक्ति को वो चीज देना जो उसकी वैल्यू को समझे ही ना। नेक्स्ट है काशल इन द एयर, हवाई किले बनाना। डे ड्रीम, ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। कासल्स होते हैं महल, और एयर होगी हवा, यानी कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हवाई महल बना रहे हैं, यानी कि हवा में ऐसे ही महल बना रहे हैं। कहने का मतलब है, हम मान लो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो आगे वाली लाइफ है उसमें मेरी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, पैसे इतने होने चाहिए, लेकिन उसके लिए हम मेहनत कर ही नहीं रहे। यानी कि क्या कर रहे हैं, फिर मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, अपने दिमाग में वो बना रहे हैं कि हमें ऐसी लाइफ चाहिए। तो क्या हो गए, वो हवाई किले ही होंगे जब हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो हमारी सोच है। तो कासल्स इन द एयर। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ, कलहपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ। सभी को पता है कुत्ते और बिल्ली की आपस में नहीं बनती, तो कुत्ते बिल्ली जहां पे भी इकट्ठे होंगे क्या होगा, झगड़ा ही होगा, कलह होगा। तो कैट और डॉग लाइफ मीन्स कलहपूर्ण जीवन। नेक्स्ट है कैच ए टाटा। कैच ए टाटा मीन्स थ्रू या बड़ी परेशानी से सामना होना, टू ग्रैपल विद ए अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। अब कैचे टाटार, कि टाटार को पकड़ना। एक्चुअली टाटार क्या है, जो मिडल एज हिस्ट्री थी, जैसे हिस्ट्री तीन टाइप की, एशियंट हिस्ट्री, मिडल एज हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडल एज हिस्ट्री में जो तुर्क और मंगोलियन आक्रमणकारी थे, एशिया पे जिन तुर्क और मंगोलियन आक्रमण किया था, तो उनका जो ग्रुप था, उन ग्रुप के मेंबर्स को टाटार बोला जाता था। बहुत क्रूर थे वो और बहुत शक्तिशाली भी थे, उनको हराना बहुत मुश्किल था, तो उसको टाटार बोला जाता था। तो यानी कि टाटार को पकड़ना या टाटार की पकड़ में आ जाना, इसका मतलब क्या हुआ, आपका सामना किससे हुआ है, एक ऐसे ओपोनेंट से हुआ है, ऐसे प्रतिद्वंदी से हुआ है, फॉर्मिडेबल है, यानी कि जिसको हराना मुश्किल है, फॉर्मिडेबल अपोनेंट है कि जिसको आप हरा नहीं सकते, इसके आपका सामना उस प्रतिद्वंदी से हुआ है। तो कैचे टाटार का मतलब हो गया ऐसे शत्रु के हाथों में पकड़े जाना, या उसको आपने पकड़ लिया या आप उसके हाथों में पकड़े गए, तो आपके लिए क्या होगी, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि आप उसको हरा नहीं सकते। नेक्स्ट है कैट्सपा। कैट्सपा है निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ड्यूप और टूल। यहाँ पे ड्यूप देख लेते हैं। ड्यूप का मतलब होता है भोला भाला आदमी। टूल, जैसे किसी आदमी को हम दो आदमी है, एक उसमें बहुत चालाक है, एक बेचारा बहुत भोला भाला है, तो दूसरा उससे अपना काम निकलवाता रहता है, उसका अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज करता रहता है। तो वो जो भोला वाला आदमी, उसको हम क्या कहेंगे, ये तो कैट्सपा है, मतलब भोला भाला आदमी है, तो उसके लिए हम कैट्सपा वर्ड यूज करते हैं। जो बेचारा हमेशा दूसरों का शिकार होता रहता है, यानी कि सब उसका फायदा उठाते रहते हैं। एक्चुअली एक बंदर और बिल्ली की कहानी है। बंदर और बिल्ली दो दोस्त हुआ करते
थे। बंदर बहुत चालाक था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि कहीं पर आग के अंदर कुछ नट्स पड़े हुए हैं, चेस्ट नट्स पड़े हुए। चेस्ट नट्स एक्चुअली अखरोट की तरह होते हैं, ऊपर से कवर होता है और उनको हमें थोड़ा सेकना होता है, फिर वो कवर हटेगा, फिर अंदर से जो फ्रूट निकलेगा, जो गिरी निकलेगी, वो हम खा सकते हैं। तो बंदर ने कहा कि बिल्ली तू अपने पा का यूज करके, पा मीन्स पंजा, पंजे का यूज करके इनको नट्स को निकाल ले बाहर, फिर हम बांट के खाएंगे। बिल्ली बेचारी बोली थी, उसने क्या किया, एक एक को निकालती गई। जैसे वो एक एक निकालती जा रही थी, बंदर उसको खाता जा रहा था। बिल्ली निकालने में बिजी थी, जैसे वो निकाले सारे, उसने देखा बंदर तो सब खा गया है। यानी कि बिल्ली ने अंगारों में से, आग में से वो नट्स निकाले, उसने अपना पंजा भी जलवा लिया इस चक्कर में, और उसको एक भी नट नहीं मिला। इसका मतलब उसका क्या हुआ, उसका यूज हुआ, बंदर ने उसको अपने स्वार्थ के लिए यूज किया। तो कैट्स पा उसके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है चू द कट, मनन करना, टू पॉन्डर ओवर, मेडिटेट। चू होता है चबाना, और कड क्या होता है, जैसे जनरली गांव में आपने देखा होगा, पशु, जैसे अगर भैंस की बात करें, भैंस क्या करती है, पहले खाना जैसे आप जो चारा डालते हो खा लेती है, उसके बाद वो आराम से बैठती है, फिर जुगाली करती है। जुगाली वर्ड्स मेरे हिसाब से सभी ने सुना होगा। जुगाली एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोसेस, जो पशु होते हैं, बफेलो जैसे है, वो जब खाती है तो अच्छे से चबाती नहीं है, चू करके नहीं खाती, वो फटाफट से अपने पेट में उसको ले लेती है सारे चारे को, और फिर जब उसको लगता है कि उसका पेट भर गया है, फिर आराम से बैठती है, फिर वो दोबारा से उसको मुंह में लेके आती है, पेट में से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको फिर चबा के फिर उसको अंदर ले जाती है। तब चबाने के बाद वो डाइजेस्ट होने के काबिल होता है, तो फिर वो डाइजेस्ट करती है उस सारे खाने को। उस प्रोसेस को हम जुगाली बोलते हैं। तो ये चू द कड वही है, मनन करना। अब इसमें मनन करना कैसे रिलेट करेंगे, जैसे मनन करने का मतलब होता है विचार करना किसी बात पे। मान लो किसी ने हमें कोई बात बताई कि ऐसे है, कोई कहानी बताई, हम अकेले में जाके बैठ के सोचते हैं कि इसने ये जो बात बताई क्या ये सही है या गलत है, यानी कि हमारे माइंड में पहले से है वो बात, लेकिन हम दोबारा से उसको रिमाइंड करते हैं, सोचते हैं कि उसने ऐसा बोला था, क्या ये सही है कि कहाँ कहाँ ये गलत है। मनन करना, चिंतन करना, उसके बारे में विचार करना, तो उसको बोलते हैं चू द कड। यानी कि एक बार तो हमने फटाफट सुन लिया उसकी बात, लेकिन जब हम अकेले में बैठे दोबारा से उसको अपने दिमाग में लेके आए और फिर गहरा चिंतन किया, तो ये वही हो जाएगा चू द कड। एक बार खाना खा लिया, लेकिन जब वो आराम से शांति से बैठे, दोबारा से थोड़ा थोड़ा खाना लेके आई, च्यू करा और फिर उसको डाइजेस्ट किया भैंस ने, तो उसको बोलते हैं चू द कड। नेक्स्ट है चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड मीन्स कायर, लेकिंग करेज, क्वार्डली। चिकन हर्टेड, चिकन जो होता है बहुत ही डरपोक होता है, यानी कि जब उसको आप जैसे कोई आहट होती है वो भागना शुरू कर देता है। तो चिकन हर्टेड, जिसका जो दिल है बिल्कुल चिकन की तरह हो, बिल्कुल कायर हो, टिमिड जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही कायर, डरपोक। नेक्स्ट है कुक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़ंत कहानी, ए कनकंटेड स्टोरी। अब कुक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़ंत का मतलब मन से गढ़कर जो बताई। एक्चुअल में ऐसी स्टोरी का कोई स्टोरी होती नहीं, सिर्फ जिसने अपने स्वार्थ के लिए मान लो मन से ऐसे बना के बता दी किसी को कहानी। कुक एंड बुल, तो हाँ, जो मुर्गा और बैल की कहानी, तो मुर्गा और बैल की कहानी एक्चुअली भी हमने कभी सुनी नहीं है, यानी कि इनका कोई मेल नहीं है, इनकी स्टोरी कभी सुनने में नहीं आई। तो ये अगर कोई कहे ना झूठी बात बता रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कुक एंड बुल स्टोरी है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। उसके बाद है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स दिखावटी आंसू, ए फोर्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। क्रोकोडाइल, एक्चुअली क्रोकोडाइल के जो टीयर्स उनको दिखावटी आंसू कहते हैं। वो कहा जाता है क्रोकोडाइल के अगर आंसू दिख रहा है तो एक्चुअल में वो रो नहीं रहा, यानी कि इमोशनल नहीं है अंदर से। होता क्या है, जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा पानी में रहता है, जब वो पानी से बाहर आता है तो उसकी जो बॉडी ड्राई होती है तो आंखें भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो अपनी आंखों को ड्राई होने से बचाने के लिए वो आंखों से पानी निकलता है एज ए लुब्रिकेंट, जो उसकी आंखों को ड्राई नहीं होने देता। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा देखे तो सोचो वो क्रोकोडाइल तो रो रहा है, यानी कि ये तो कुछ परेशानी है इसको, तो वो दिखावटी आंसू इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअल में उसे कोई परेशानी नहीं है, वो उसका एक प्रोसेस है जो अपनी आंखों को ड्राई होने से बचाने के लिए वो करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस स्वॉर्ड, लड़ना, टू क्वेल और फाइट। क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब स्वॉर्ड है तलवार, क्रॉस मीन्स इस तरह से सिंबल बनाना क्रॉस का। जैसे मान लें आमने सामने दो आदमी खड़े हैं और दोनों ने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी है, तो अगर मान लो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हो सकता है वो एक दूसरे की बात पे एग्री ना कर रहे हो, तो क्या करेंगे, भी झगड़ा ही करेंगे। फिर अगर वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, तो जब वो लड़ाई करते हैं तो उनकी जो तलवारें हैं वो इस तरह का क्रॉस का
निशान बनाती हैं। तो क्रॉस, अगर उन्होंने अपनी तलवारें क्रॉस में बना ली, इसका मतलब वो शांति तो रखना नहीं चाहते, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो लड़ना ही चाह रहे हैं। तो क्रॉस स्वॉर्ड एक सिंबल हो गया लड़ने का, कि वो एक दूसरे से एग्री नहीं है, वो फाइट करेंगे। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून, किसी असंभव व्यक्ति की कामना करना, टू डिजायर द अनअटेंडेबल। क्राई फॉर द मून बिल्कुल सिंपल है, चांद के लिए रोना। मान लो कोई ये कहेगी मुझे तो चांद ही चाहिए, और मैं तो रोना शुरू हो जाता। जैसे बच्चे अगर रोना शुरू कर देते हैं जो चीज उनको नहीं मिलती, और जैसे उनको पता है रोएंगे तो चीज मिल जाएगी। लेकिन भैया अगर मून के लिए रोगे तो आप किसी ऐसी वस्तु के लिए रो रहे हो जो मिल ही नहीं सकती, फिर तो रोना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो इडम है ये आजकल के गानों पर फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि गानों में तो दिखाया चांद ले आए, तारे ले आएंगे। तो भैया वो बिल्कुल अलग है, वो आप रियलिटी से बहुत दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। एक्चुअल में क्राई फॉर द मून, मून एक ऐसी चीज है जो आप अगर उसके लिए रो रहे हो, उसको पाने के लिए रो रहे हो, इट मीन्स वो व्यर्थ है। जैसे आजकल एक गाना आ रहा है, मैं तेरे वास्ते चांद ले आऊंगा, फलक से चांद ले आऊंगा, साथ में 16-17 सितारे भी बांध लाऊंगा। तो भैया वो जा रहा है मून चांद लेने, तो 16-17 फ्री में तारे भी लेके आ रहा है। तो ऐसा रियलिटी में नहीं है। वो सुनने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया गाना है, अच्छा है, लेकिन क्राई फॉर द मून का मतलब होगा किसी असंभव वस्तु की कामना करना, ऐसी वस्तु जो हमें मिल नहीं सकती। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्यर्थ पछताना, रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। ये भी बिल्कुल सिंपल है, रोना ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि दूध गिर गया है तो और उस पर आप रो रहे हो बैठ के, तो रोने से क्या होगा, वो वापस तो उस बर्तन में इकट्ठा नहीं हो जाएगा, वापस तो ठीक नहीं हो जाएगा। तो दूध गिरने के बाद रोना है, यानी कि हम जो हो चुका है, अब पछताने से क्या होगा, जैसे हिंदी में हम कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वही है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिगर, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, टू गिव ए पुअर शो, यानी कि दूसरे को इम्प्रेस न कर पाना, थोड़ा सा भी इम्प्रेस न कर पाना। जैसे मान लो कोई फर्स्ट डेट पे जा रहा है अपनी, और डेट पे जा रहा है और अपने पार्टनर को थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं कर पाया, हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है या ड्रेसिंग सेंस अच्छी ना हो, तो यानी कि किसी से हम फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं और उस पर अगर हम थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं कट ए सॉरी फिगर। नेक्स्ट है कट बोथ वेज, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइडेड, यानी कि इससे भी साफ समझ आ रहा है कट बोथ वेज, यानी कि दोनों तरफ से काटना। जैसे दो धारी तलवार, तो इधर से भी काटेगी ये, तो इधर से भी काटेगी, किसी की नहीं है, ना लेफ्ट वालों की है ना राइट वालों की है। तो दोनों तरफ से, दोनों ही पार्टियों के पक्ष में बोलना है, दोनों की पार्टियों ही विपक्ष में बोलना है, यानी कि दोनों को ही नहीं बख्शेगी ये तो। नेक्स्ट है कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। इसमें इसका मतलब है कि बहुत काम का ना होना, यानी कि कुछ हो जिससे कुछ ना होता हो, यानी कि कहीं भी अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, इसे तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, इससे तो कुछ ये कुछ इंप्रेशन नहीं डाल सकता। एक्चुअल में कट नो आइस कब कहाँ से आई है, जैसे जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं हुआ करते थे, फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो जो आइस थी वो जो बर्फ जम जाती थी नदी के ऊपर या झरनों में, उसमें समुन्द्र में आइस जम जाती थी, वहां से बड़े बड़े पीसेस को कट करके लाया जाता था। तो ये जो कि बहुत मुश्किल काम था, तो वहां से कट नो आइस का मतलब जो आदमी उस आइस को नहीं काट पाता था उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये फेल, इसका कोई इंप्रेशन, ये अपना इंप्रेशन जमाने में फेल है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था कट नो आइस को। तो ये उस जमाने की कहावत है, कट नो आइस। नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, अपनी आय के अनुसार व्यय करना, टू लिव विद इन वंस मीन्स। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारनी चाहिए, यानी कि जितनी आपकी इनकम आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको खर्चा करना चाहिए, व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। तो ये वही है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। भाई जितना आपके पास ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, जितना आपके पास कपड़ा रखा है, मान लो 5 मीटर है या 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना कोट बनवाओ। भी छोटा कोट बनेगा, बड़ा कोट बनेगा, तो जितना आपके पास कपड़ा है उतना ही अपना कोट बनवाओ। तो ये उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये थे आज की इडियम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।